हे गाइस, वेलकम बैक टू यूएफए स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 6। अगर आपने इसका पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उनको देख लो। सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। भाई लोग, तुम लोग वीडियो तो मजे से देख लेते हो, लेकिन यार ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को हाइप कर दो, जिससे कि मुझे और भी ज्यादा मजेदार कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है उस मोमेंट के बाद जब सुंग जिनवू फाइनली आर्किटेक्ट को डिफीट कर देता है। डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सभी हंटर्स वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि इस रेड का रिजल्ट काफी डेवेस्टेटिंग था। टोटल 20 हंटर्स अपनी जान गंवा चुके थे और जो बच गए थे वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड थे। इवन जिनवू का कंडीशन भी काफी सीरियस होता है। वो बात करते करते ही अचानक से बेहोश हो जाता है और बाकी हंटर्स तुरंत उसे संभालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जापान की तरफ, जहां एक एस रैंक गेट के सामने प्रिपरेशंस चल रही होती है। यहां हमें दिखाई देता है यूरी ऑरलोव, जो एक मैसिव बैरियर क्रिएट करने की तैयारी कर रहा होता है। इसके लिए वो ट्रक भर भर के लगभग 2 लाख टन मैजिक क्रिस्टल्स यूज करता है और उनकी मदद से एक जाइगेंटिक बैरियर बना देता है जो पूरे डंजन गेट को कवर कर लेता है। लेकिन जैसे ही बैरियर कंप्लीट होता है, यूरी ऑरलोव को एक अजीब सा एहसास होता है। वो अपने मैनेजर से कहता है, तुमने कहा था ना कि ये एरिया कंप्लीटली एम्प्टी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई और भी है। मैनेजर तुरंत जवाब देता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये एरिया पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया गया है और वैसे भी कौन इतना पागल होगा जो इस एस रैंक डंजन के इतने पास आएगा। लेकिन अगले ही मोमेंट हमें उस इंसान का फेस दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सुंग इल्वान होता है, यानी जिनवू के फादर। वो धीरे से बोलता है, तो फाइनली सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पहले से डिसाइड था। इसके बाद हमें उस टाउन का सीन दिखाया जाता है जहां हर तरफ आर्मी, टैंक्स और मिलिट्री फोर्सेस तैनात होती हैं और टाउन के बाहर कुछ एस रैंक हंटर्स भी रेडी खड़े होते हैं जो बिलोंग करते हैं ड्रॉ स्वर्ड गिल्ड से। ये सब लोग बैकअप के लिए वहां होते हैं। अगर यूरी ऑरलोव का बैरियर फेल हो जाए तो ये लोग डायरेक्टली फाइट करेंगे। लेकिन इधर यूरी ऑरलोव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो मैं इस एस रैंक गेट को अकेले ही क्लियर कर दूंगा और उसके बाद पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा और शायद मुझे नेशनल लेवल हंटर का टाइटल भी मिल जाए। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो एक दारू की बोतल निकालता है और वहीं खड़े खड़े पीने लगता है। फिर वो अपने मैनेजर से पूछता है, वैसे कितने एस रैंक हंटर्स आए हैं देखने। मैनेजर बोलता है, टोटल 15। ये सुनकर यूरी हंसते हुए बोलता है, बस ये तो मेरे शो के लिए काफी कम ऑडियंस है। क्लियरली अल्कोहल अपना काम कर चुका होता है। तभी अचानक उनका ध्यान गेट की तरफ जाता है क्योंकि डंजन गेट हिलना शुरू कर देता है। मतलब डंजन ब्रेक का टाइम आ चुका था। किसी भी पल अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आने वाले थे। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है जिनवू, जो अब हॉस्पिटल में होता है। अब उसे होश आ चुका होता है। तभी वहां आता है यू जिनहो। जिनहो जिनवू को होश में देखकर इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है, तुम फाइनली उठ गए, हमें लगा था तुम मर गए, तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। ये सुनकर जिनवू भी शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है और वो तुरंत जिन्हो से पूछता है, अगर मैं 3 दिन से बेहोश था तो जापान के एस रैंक डंजन का क्या हुआ। जिन्हो सीधा जवाब देता है, वो रेड फेल हो गया। और यहीं से स्टोरी एक और डेंजरस टर्न लेने वाली होती है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां फाइनली पता चलता है कि जापान के उस एस रैंक गेट पर एक्चुअली हुआ क्या था। जैसे ही डंजन ब्रेक होता है, अंदर से जायंट मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और उन्हें देखते ही वहां मौजूद सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये जायंट्स थे जिनकी स्ट्रेंथ एक ए रैंक बॉस के बराबर होती है। मतलब आप उन्हें ऑलमोस्ट एस रैंक लेवल थ्रेट मान सकते हो। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि ये सिर्फ उनके नॉर्मल सोल्जर्स थे। उनका जनरल और बॉस अभी तक बाहर आना बाकी था। तभी उनमें से एक जायंट आगे बढ़ता है और सीधा बैरियर पर अटैक करता है। ये देखकर यूरी ऑरलोव हंसते हुए बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बैरियर को तोड़ पाओगे। लेकिन अगले ही मोमेंट सिचुएशन पलट जाती है। एक दूसरा जायंट आता है और पहले वाले जायंट का सर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है, जैसे वो कह रहा हो, हट जा, ये काम तुझसे नहीं होगा। और फिर सिर्फ एक ही अटैक में वो जायंट उस मैसिव बैरियर को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। यहां से यूरी के चेहरे का कॉन्फिडेंस सीधा डर में कन्वर्ट हो जाता है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता और उसे रिएक्ट करने का मौका मिले उससे पहले ही वो जायंट उसे पकड़ लेता है और जिंदा ही ले जाता है। ना कोई फाइट, ना कोई डिफेंस, बस 1 सेकंड में गेम ओवर। जहां वो अभी तक एस रैंक गेट को सोलो क्लियर करने के सपने देख रहा था, वहीं उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखते हैं सुंग इल हुआन यानी जिनवू के फादर। वो अपने ऑफिस में ही काम करते करते सो गए होते हैं। अगर आपको याद हो तो उन्हें भी इटर्नल स्लीप नाम की बीमारी हो चुकी है, वही बीमारी जो पहले जिनवू की मदर को थी। फिलहाल ये डिजीज उनके अर्ली स्टेज में है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी वजह से उन्हें कभी भी कहीं भी नींद आ जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तो उनका मैनेजर उन्हें बताता है, आप इस बार 23 घंटे 36 मिनट तक सोए थे, और साथ ही कहता है कि आपको अब हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर वो एक रिपोर्ट देता है और कहता है ये रिपोर्ट उस फर्स्ट पेशेंट की है जो इटर्नल स्लीप से रिकवर हुई है, और वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि पाक क्योंग हे यानी जिनवू की मदर होती हैं। ये सुनकर जिनवू के फादर के दिमाग में एक ही थॉट आता है, अगर उनकी मदर ठीक हो सकती हैं तो जिनवू के पास जरूर इसका क्योर होगा। फिर वो अपनी गिल्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैनेजर बोलता है कि कोई खास अपडेट नहीं है, बस एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। जैसे ही वो लड़की अंदर आती है वो सीधा सवाल करती है, आपको ये बीमारी कब से है? सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें वापस जापान का वो एरिया दिखाया जाता है जहां अब तक पूरी तरह से तबाही मच चुकी होती है। बड़े बड़े जायंट्स टोक्यो की सड़कों पर घूम रहे होते हैं। आर्मी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है, टैंक्स से लगातार फायरिंग हो रही होती है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स पर इसका कोई असर ही नहीं होता। उल्टा वो टैंक्स को उठा के फेंक देते हैं जैसे वो खिलौने हो। हर तरफ बस एक ही चीज होती है, डिस्ट्रक्शन। तभी एंट्री होती है एस रैंक हंटर्स की, जो पहले से बैकअप के लिए रेडी खड़े थे। वो तुरंत जायंट्स पर अटैक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इतने बड़े होने के बावजूद भी उन जायंट्स की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है और वो उनके अटैक्स को इजीली डॉज कर देते हैं। इसी बीच हमें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो मीडिया का होता है। मतलब ये पूरी डिजास्टर सिचुएशन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है पूरे वर्ल्ड में, और ये सब देख रहा होता है सुंग जिनवू। वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और समझ जाता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ भी जेजू आइलैंड जैसी ट्रेजेडी हो सकती है, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ जापान तक नहीं बल्कि पूरे एशिया तक जा सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे वहां जाना ही होगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मत जाओ। जिनवू मुड़कर देखता है और वो होती है उसकी छोटी बहन। वो धीमी आवाज में कहती है, मत जाओ भैया। जिनवू उसके पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं आजकल बहुत काम कर रहा हूँ, अब थोड़ा रेस्ट करने का टाइम है। लेकिन अंदर ही अंदर जिनवू ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि ये वॉर उसे ही खत्म करनी पड़ेगी। इसके बाद संग जिनवू एक पार्क में जाकर शांत सी जगह पर बैठ जाता है और वहां वो अपने शैडो सोल्जर बेरू को समन करता है। बेरू तुरंत सामने आकर बोलता है, यस माय किंग, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जिनवू थोड़ा सा सीरियस टोन में बोलता है, तुम फिर से के ड्रामा देख रहे हो? मैंने तुम्हें जिन्हा का ख्याल रखने को बोला था ना? फिर वो सीधा पूछता है, जिन्हा कैसी है? बेरू बताता है, वो ना ठीक से खाना खा रही है ना ही सोती है, बस अपने रूम में ही रहती है। ये सुनकर जिनवू समझ जाता है कि स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ था उसका असर अभी तक उसकी बहन पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना पावरफुल होने के बाद भी वो अपनी ही बहन को ठीक करने का तरीका नहीं समझ पा रहा था। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकती है और उसे ले जाया जाता है यू म्योंग हान के ऑफिस। जिनवू सीधा सवाल करता है, आपको मेरी क्या जरूरत है? चेयरमैन हान शांत तरीके से कहते हैं, मेरा नाम हान है और मैं यूजिन कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन हूं। फिर वो एक ब्लैंक चेक जिनवू की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन फिर भी इसे मेरी तरफ से एक थैंक यू समझ लो। जिनवू कंफ्यूज होकर पूछता है, आपको चाहिए क्या मुझसे? तब चेयरमैन हान एक ऐसी बात बोलते हैं जो सब कुछ चेंज कर देती है, मुझे भी वही बीमारी है जो तुम्हारी माँ को थी। जिनवू तुरंत पूछता है, क्या जिन्हा को ये बात पता है? वो कहते हैं, नहीं, सिर्फ मेरी वाइफ और कुछ लोग जानते हैं, और अब तुम। फिर वो बताते हैं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पेशेंट इस बीमारी से ठीक हुई है और वो है तुम्हारी माँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मुझे सिर्फ सच जानना है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जिनवू एक डिलेमा में फंस जाता है क्योंकि उसके पास जो क्योर है यानी होली वाटर ऑफ लाइफ वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। मतलब ये डिसीजन सिर्फ हेल्प का नहीं, रिस्क का भी है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें वापस जापान का वो नाइटमेयर दिखाया जाता है जहां जाइंट्स ने पूरे शहर को एक बैटलफील्ड बना दिया होता है। बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं, सड़कें बिखर चुकी होती हैं और जो भी इंसान उनके सामने आता है वो सीधा उनका शिकार बन जाता है। ऊपर से हेलीकॉप्टर्स सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ये पूरी ट्रेजेडी दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। तभी कैमरा जूम करता है डंजन गेट पर जहां एक सबसे बड़ा जाइंट बैठा होता है।
जैसे वो किसी चीज को गार्ड कर रहा हो। बाकी सारे जाइंट्स ऑलरेडी जापान में फैल चुके थे। 3 दिन बीत चुके थे और इतने टाइम में सिर्फ 2 जाइंट्स को ही मारा जा सका था। मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो जापान का नाम वर्ल्ड मैप से मिट सकता है। इधर हमें दिखते हैं जिन्वू और यूजिनहो। जिन्वू कामली बोलता है, मैं जापान जाने का सोच रहा हूं। जिन्हो शॉक हो जाता है, तुम पागल हो क्या? वहां का हाल जेजू आइलैंड से भी ज्यादा खराब है। जिन्वू थोड़ा सोचता है और रियलाइज करता है कि इस बार जिन्हो को भी उस पर डाउट हो रहा है। मतलब सिचुएशन सच में एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। फिर जिन्वू बोलता है, सोचो अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हमारे गिल्ड का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। जिन्हो तुरंत बोलता है, तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। जिन्वू हैरान होकर पूछता है, अभी तो तुम मना कर रहे थे? और तब जिन्हो इमोशनल हो जाता है, मैं आज इन गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर हूं, लेकिन कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर जिन्वू हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोलता है, ठीक है तुम भी चलना, लेकिन ये रेड बहुत डेंजरस होगी। जिन्हो कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और फिर जिन्वू एक छोटा सा ट्विस्ट देता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जापान नहीं जा रहा। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। घर पर उसकी माँ उसके लिए खाना बना चुकी होती है। वो क्वाइटली डिनर करने लगता है, लेकिन जिन्हा वहां नहीं होती। जब वो पूछता है तो पता चलता है कि जिन्हा ने खाना नहीं खाया। ये सुनकर जिन्वू के अंदर फिर से टेंशन बढ़ जाता है और उसे चेयरमैन हान की बात याद आती है, जहां उसने उन्हें मना कर दिया था और चेक भी वापस कर दिया था। तब जिन्वू फाइनली डिसाइड करता है वो जापान जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि स्ट्रांग बनना है तो बैटलफील्ड में ही जाना पड़ेगा। वो अपनी माँ से कहता है कि वो जा रहा है और उसकी माँ बस इतना कहती हैं, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। फिर वो जिन्हा के पास जाता है और कहता है, इस बार भी मुझ पर ट्रस्ट करना। जिन्हा रो पड़ती है, तुमने कहा था तुम नहीं जाओगे। जिन्वू सॉफ्टली कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और दूर रहकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद वो अपने कुछ शैडो सोल्जर्स वहां छोड़ देता है, जैसे इनविजिबल गार्डियंस। और फाइनली एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्वू और जिन्हो रेडी होते हैं और मीडिया उन्हें सराउंड कर चुकी होती है। और इसी के साथ वो दोनों जापान के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उनका इंतजार कर रहा होता है एक ऐसा वॉर जो हिस्ट्री बना देगा। इधर हमें जापान की आर्मी दिखाई जाती है, जो डेस्परेटली लोगों को टाउन से इवैक्यूएट कर रही होती है। जायंट्स धीरे धीरे करके जापान के अलग अलग सिटीज में फैल चुके होते हैं और सिचुएशन हर मिनट के साथ और भी कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। आर्मी वाले अभी इवैक्यूएशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां 2 और जायंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि वहां आसपास कोई भी हंटर मौजूद नहीं होता। मजबूरन आर्मी खुद ही फायरिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन जहां टैंक्स का कोई असर नहीं हुआ, वहां नॉर्मल बुलेट्स क्या ही कर पाती। जायंट्स गुस्से में आ जाते हैं और सीधा सिविलियंस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी जैसे किसी ने इनविजिबल स्विच ऑन किया हो, वहां एंट्री होती है जीमा की, जो कि संग जिन्वू का शैडो सोल्जर होता है। और बिना किसी ड्रामा के सिर्फ एक ही अटैक में वो जायंट को खत्म कर देता है। ये देखकर जापान की आर्मी शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा सोल्जर कभी नहीं देखा था। और तभी सीन और भी हैवी हो जाता है, क्योंकि वहां एंट्री होती है जिन्वू और यूजिनहो की। जिन्वू सीधा दूसरे जायंट के पास जाता है और एक ही स्लैश में उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। और बस यहीं से गेम चेंज हो जाता है। जिन्वू के जापान आने की खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। हमें यूएसए के कुछ हंटर्स दिखते हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कोई बोलता है ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन टिक पाएगा, कोई बोलता है 1 घंटा भी मुश्किल है। तभी वहां एंट्री होती है दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर्स में से एक, टॉमस एंड्रे की, जो कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं बेट लगाता हूँ ये लड़का सर्वाइव करेगा। और वो अपनी पूरी स्कैवेंजर गिल्ड बिल्डिंग तक दाव पर लगा देता है। वापस जापान में मीडिया सब कुछ लाइव दिखा रही होती है और अब सीन कंप्लीटली चेंज हो चुका होता है। जिन्वू के आते ही एक के बाद एक जायंट्स गिरने लगते हैं, जैसे कोई अनस्टॉपेबल फोर्स बैटलफील्ड पर आ चुकी हो। तभी एक इमोशनल मोमेंट आता है। एक छोटी सी बच्ची एक जायंट से बचने के लिए भाग रही होती है और उस मोमेंट पर एंट्री होती है एक रिस्की। वो लाइटनिंग स्पीड से आकर जायंट का हाथ काट देता है और बच्ची को बचा लेता है। उसके तुरंत बाद आयरन आता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस जायंट का काम खत्म कर देता है और हमेशा की तरह जोर से गरजता है। इधर जापान के चेयरमैन मात्सुमोतो ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने 3 दिन में सिर्फ 2 जायंट्स मारे थे, वहीं जिन्वू ने कुछ ही घंटों में पूरा सिनारियो पलट दिया। फ्लैशबैक में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मात्सुमोतो ने जिन्वू से कहा था तुम सिर्फ एक सिटी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन जिन्वू ने मना कर दिया था और कहा था मैं सारी सिटीज को एक साथ प्रोटेक्ट करूंगा। और अब वो एग्जैक्टली वही कर रहा होता है, अपनी शैडो आर्मी को डिवाइड करके
जिनवू हर मरे हुए जायंट का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है और उन्हें सिंपल नाम देता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि अब उसके पास नाम भी कम पड़ने लगे थे। एपिसोड के एंड में जिनवू और जिनहो फाइनली टोक्यो पहुंचते हैं, जहां उनसे मिलती है हनीकावा। वो बताती है 20 से ज्यादा एस रैंक हंटर्स और काउंटलेस ए रैंक हंटर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। जिनवू सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि अब सिर्फ एक ही जायंट बचा है जो डंजन गेट को गार्ड कर रहा है। तब जिनवू कामली बोलता है, चलो इसे खत्म कर देते हैं, सब लोग आ ही गए। हनीकावा कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वहां कोई भी हंटर नजर नहीं आ रहा होता और तभी ग्राउंड हिलने लगता है, हवा भारी हो जाती है और एक के बाद एक जिनवू की शैडो आर्मी असेंबल होने लगती है। बेरू, इग्रिस, टस्क, आयरन और नए जायंट्स सब एक साथ बैटलफील्ड पर खड़े होते हैं और फिर जिनवू अपनी आर्मी को कमांड देता है, फायर, माय सोल्जर्स, अटैक। पूरे सीन का वाइब बिल्कुल अवेंजर्स एंड गेम के अवेंजर्स असेंबल मोमेंट जैसा फील देता है और इसी इनसेन हाइप मोमेंट के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं अपने वीडियोस की क्वालिटी और भी इम्प्रूव करना चाहता हूं और मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इससे मुझे नए गैजेट्स और बेहतर एडिटिंग में मदद मिलेगी और आपको मिलेंगे स्पेशल बैच, प्रायोरिटी रिप्लाईज जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आपका छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।